नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है जी लीगल एडवाइस यानी कानूनी मशवरे। एक एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। आपसे इल्तमास है कि आप अपना कागज़ कलम रेडी रखें, मुझे भी एडवाइस किया करें, कोई फीडबैक दिया करें। पहला सवाल जो है, इम्प्लाइड कंट्रैक्ट क्या होता है, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं मानवी मुआहदा। आम तौर पर लोग मुआहदा जानते हैं, कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट के नाम से वाकिफ़ हैं। इम्प्लाइड कंट्रैक्ट भी एक ऐसी चीज़ है कि जो मानवी अंदाज से होती है, बाई कंडक्ट होती है, ये इम्प्लाइड कहलाती है। इसको इम्प्लिसिट या टेसिट भी कहते हैं। कंट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं होता। अब मैं आपकी मिसालें दूंगा तो ये वाज़ेह हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक खातून है जिसका निकाह हो रहा है और उससे 3 मरतबा पूछा जाता है कि फ़लाँ शख्स जिसका नाम ये है आपको मंजूर है। 3 दफ़ा पूछा जाता है, लेकिन 3 दफ़ा ही वो खामोश रहती है। इस खामोशी को नीम रज़ा कहा जाता है। इम्प्लाइडली शी हैज़ एडमिटेड, क्योंकि उसने इनकार नहीं किया, इसलिए प्रिज्यूम किया जाता है कि वो इकरार करती है। इसी तरह आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, कोई कैंटीन है, या इस्लामाबाद क्लब रोड साइड पर जाएं तो मोटल्स हैं। आप जाके उस मोटल में बैठ गए, रेस्टोरेंट में, और आपने कहा जी चाय लें। अब आपने ना तो रेट तय किया ना पूछा, आप बैठ गए, बिल आ गया जी 500 रुपया पर कप। अब आप चीखो पुकार नहीं कर सकते, यार ये क्या। इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कंट्रैक्ट, कि आपने अपने कंडक्ट से शो कर दिया कि जो भी रेट होगा मुझे मंजूर है। जैसे आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, जो रेट होता है आप एक्सेप्ट करते हैं। किसी दुकान से आप पेप्सी पीते हैं तो अंडरस्टूड चीज़ होती है कि आप अपने कंडक्ट से ये वजाहत कर देते हैं कि जो आपके रूल्स रेगुलेशन हैं, जो आपके रेट्स हैं, वो मुझे मंजूर हैं। इसी तरह कोई दोस्त एक दोस्त के घर आता है और आपने उसे फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठें या लाइब्रेरी में बैठें। अगर वो किताब लेके चला गया आपकी लाइब्रेरी से, तो इम्प्लाइडली आपने उसे परमिशन दे रखी थी। अब अगर आप चाहें कि जी मैं FIR दर्ज करवा दूँ, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दूँ कि वो ये चीज़ें ले गया है, नहीं, आप अब ये नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है इम्प्लाइड कंट्रैक्ट, जो मानवी अंदाज से होता है, जो एक्सप्रेस अल्फाज के तौर पर नहीं होता बल्कि कंडक्ट से वाज़ेह हो जाता है। इसी तरह कोई खातून है जा रही है और आप कहते हैं कि आप मेरे साथ शादी करेंगी, और अपनी उंगली वो दांतों में दबा देती है, तो एक बाई कंडक्ट शी हैज़ गिवन हर कंसेंट। तो मकसद ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें अल्फाज हों, एक्सप्रेस किस्म की कंसेंट हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये जवाब दुरुस्त लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप इसको मज़ीद फीडबैक भी मुझे देंगे। नेक्स्ट जनाब सवाल है कि अगर एक केस गलत अदालत में चलता रहा
कार्रवाई पूरी हो गई तो उसका इम्पेक्ट, रिपरकशन या इफ़ेक्ट क्या होगा। मैं आपके सवाल को मज़ीद खोल देता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि 302 का केस था, किसी सिविल जज ने सुन लिया या किसी बैंकिंग कोर्ट के जज ने सुन लिया, कार्रवाई पूरी हो गई। आपकी मंशा एक्चुअली ये है। इसी तरह फैमिली कोर्ट किसी सिविल कोर्ट के जज में, अदालत में चलता रहा, गवाहान आ गए, दावे जवाब दावे इशूज फ्रेम हो गए, शहादत आ गई, फैसला भी आ गया। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें ये फरमाती हैं कि कोई भी चीज़ जो कानून से हटकर होगी, चाहे उसका फैसला कार्रवाई पूरी होने के बाद भी आ जाए, तो वो इमारत गिर पड़ेगी क्योंकि उसकी बुनियाद ही गलत है। तो चाहे गवाहान दुरुस्त हो, चाहे कार्रवाई दुरुस्त हो, जो फोरम था वो गलत था। लिहाजा इस तरह जिस अदालत में वो केस चला उसको जुरिसडिक्शन नहीं थी। जुरिसडिक्शन होती है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मसलन कबीर वाले का केस था, मुल्तान चलता रहा और डिग्री हो गया, तो वो भी उसकी कार्रवाई सारी वाइड होगी, गलत होगी। ये है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक होती मोनेटरी जुरिसडिक्शन। मोनेटरी जुरिसडिक्शन जो है वो हर जज को पावर है कि वो 5 लाख का केस सुन सकता है, वो इतने लाख का सुन सकता है। अगर सपोज 1 करोड़ रुपए का केस था और 3rd क्लास सिविल जज ने वो केस सुना, बावजूद इसके कि तमाम कार्रवाई हर लिहाज से दुरुस्त थी, लेकिन ये डिग्री नलिटी इन दी आई ऑफ लॉ होगी सोलली ऑन द ग्राउंड कि उसको पावर ही नहीं थी, तो लिहाजा ये ख़त्म हो जाएगा। एक होता है जुरिसडिक्शन टू डिसाइड कि एक जज को वो मुकदमा फैसल करने की जुरिसडिक्शन थी या नहीं, तो उसमें फिर हम 12(2) दे देते हैं ज़ाब्ता दीवानी के तहत। जनाब ये तो जज साहब को पावर ही नहीं थी, इन्होंने फलां कानून की खिलाफ वर्जी की है। अपील भी लाई करती है, लेकिन हम उसको 12(2) के ज़रिए उसी अदालत में भी चैलेंज किया करते हैं कि जनाब ये जज को पावर नहीं थी। उम्मीद है कि आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। और सवाल है जनाब कि क्या फैमिली कोर्ट वारंट जारी कर सकती है और स्टे जारी कर सकती है। फैमिली कोर्ट जब आप वारंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बिहाइंड कर्टन यानी एक दावा हुआ होगा, चाहे वो नॉन नफका का है जिसे हम मेंटेनेंस का कहते हैं, डावर यानी हक़ुल महर या डावरी सामान जहेज, मेंटेनेंस खर्चा, इस किस्म का कोई दावा हुआ होगा जो डिग्री हो गया होगा। उसके बाद फिर होती है एग्जीक्यूशन पिटीशन जिसे हम कहते हैं दरख्वास्त इजरा। वो दरख्वास्त दायर होती है, उसको फैमिली कोर्ट जो है वो बुलाती है। फिर जब वो आ जाता है तो उसे हुक्म दिया जाता है कि आपने ये डिजिटल अमाउंट जो है, जो रकम डिग्री हुई, देना चाहते हैं या नहीं। अगर वो गरीब है तो रिक्वेस्ट करेगा कि मेहरबानी करिए किस्तें बना दें। अगर अदालत रहम कर ले और दूसरी पार्टी भी कह दे तो यूँ निज़ाम चल निकलता है। अब है वारंट की बात। अगर वो नहीं देता, छुप जाता है, तो अदालत फैमिली जो है, फैमिली कोर्ट वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, फिर उसे बुलाती है, फिर डायरेक्शन दी जाती है कि जनाब बताएं ये अमाउंट आप देते हैं या आपको जेल भेज दिया जाए। अगर वो नहीं देता तो उसे सिविल प्रिजन में फिर जेल भेज दिया जाता है, सिविल प्रिजन में उसे रखा जाता है।
نیکسٹ اس کا جو پورشن تھا وہ آپ کا تھا کہ کیا فیملی کورٹ سٹے جاری کر سکتی ہے. اب اس سوال میں یہ بات پنہا ہے کہ لا محالہ اس کی کوئی پراپرٹی ہے جو حق المہر میں خاتون کی لکھی گئی ہوگی، چاہے وہ ایگریکلچر پراپرٹی ہے، چاہے وہ اربن پراپرٹی ہے یا رورل پراپرٹی ہے یا کوئی مکان لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے خاتون بدریہ کونسل عدالت فیملی کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ جناب وہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے دعویٰ کر دیا ہے اور وہ زمین، وہ جائیداد یا وہ گھر کسی کو دیگر آدمی کو فروخت کرنے کے درپے ہو گیا ہے، اسے روکا جائے. تو فیملی کورٹ پھر آرگومنٹ سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب تک کیس چل رہا ہے، زیر سماعت ہے، تو یہ زمین جو ہے اس کو سیل آؤٹ نہ کیا جائے، تو یعنی وہ اسٹے جاری کر سکتے.